नमस्कार। इंडिया डायलॉग में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले काफी अरसा बीत चुका है और वे जो कोशिश कर रहे हैं वे शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लाडली बहनों की तरह वे भी लाडली बहनों और भांजियों का ध्यान रख रहे हैं। रक्षाबंधन आने वाला है तो उन्होंने ऐलान किया है कि बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश सरकार पर करीब करीब 500 करोड़ का भार आने वाला है और मध्य प्रदेश पर पहले ही 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। लेकिन चूंकि ये योजना शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भी अलग अलग राज्यों में ऐसी ही योजनाएं शुरू की हैं, तो जानना चाहते कि क्या मोहन यादव जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो क्या वे उनके बराबर या उनसे बड़ी रेखा खींच पाएंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मल्हार मीडिया के सीईओ ममता मल्हार। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बात यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बराबर लाइन खींच पाएंगे मोहन यादव या उनसे बड़ी लाइन खींच पाएंगे या केवल वे मुख्यमंत्री के पद पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैठे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, शिवराज की जो पब्लिक अपीयरेंस थी, जो उनकी जनता में पकड़ थी, जो जनता में पहुंच थी, वो बहुत एक सहज सरल छवि के कारण थी। वर्तमान मुख्यमंत्री अभी उससे बहुत दूर है। एक फिक्स प्रोटोकॉल के तहत चीजें हो रही हैं। शिवराज बहुत टाइम कई बार शिवराज प्रोटोकॉल भी तोड़ देते थे। मोहन यादव प्रोटोकॉल नहीं तोड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसमें ऐसे लगता है जैसे कहीं से बंधे हुए से लगते हैं कि बस एक फिक्स पैटर्न में चीजें करनी है। जैसे ये जो अभी फोटो आए 2 दिन पहले, ऐसे फोटो उनके मुख्यमंत्री बनने के 1 आध महीने बाद भी आए थे। अब ये सावन में अभी फिर से आ रहे हैं, तो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश तो है, लेकिन अभी जनता से और फ्रेंडली होने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता की तासीर बहुत अलग है। यहाँ आप जितना उसके करीब जाएंगे वो उतना करीब आती नहीं, तो जनता फिर दूर हो जाती है। और अभी 7-8 महीने की सरकार में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है कि पब्लिक पास आ सके, और उतना उनको अपनी एक अलग से छवि बनाने की बहुत जरूरत है। अभी उनके हर एक्शन में ऐसे लगता है जैसे शिवराज की ही कॉपी की जा रही है, या उन्हीं की योजनाएं तो उनकी चली रही है, एक्सटेंशन उसमें हो गया है। जैसे उज्ज्वला योजना में 450 सब्सिडी तो उन्हीं महिलाओं को है। आवास योजना का भी चल रहा है। राखी पे ये जो 250 रुपए देने का अभी किया है, तो ये एक तरीके से अच्छा मैसेज वैसे भी नहीं जा रहा पूरे प्रदेश में कि एक वर्ग को आप पूरा फ्री इस तरीके से देते जा रहे हो, तो सरकार पे तो बोझ बढ़ ही रहा है और एक वर्ग भेद बढ़ता है उसमें। क्योंकि अगर होता तो सारी महिलाओं को होता तो ठीक रहता, लेकिन ये एक ही वर्ग के उसमें हो गया। उसमें भी स्टूडेंट छूट गए, अनमैरिड महिलाएं नहीं आती, शादीशुदा महिलाएं आती हैं। तो ये तो पूरी ऐसी ही चल रही है। शिवराज एक ऐसी योजना देके चले गए जो कि कमलनाथ की घोषणा थी चुनाव के पहले, लेकिन शिवराज ने लपक लिया। आज स्थिति ये है कि उसी के कारण भाजपा जीती, बाद में भाजपा ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन केंद्र से लेकर राज्यों तक भाजपा की सरकारें इसको पूरे देश में लागू करने की उस योजना बना रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं करोड़पति दीदी, वो भी ऐसे ही कुछ स्कीम लगती है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मोहन यादव अभी तो उस मामले में तो बहुत पीछे हैं, लेकिन उनका एक अपना तरीका है जनता से कनेक्ट करने का। शिवराज का अपना तरीका है, मोहन यादव का अपना तरीका है। जी प्रकाश जी। जी ममता जी, कांग्रेस बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश में मूंग की खरीदी चल रही है, लेकिन लाखों किसानों के मूंग की तुलाई नहीं हो पा रही है। पंजीयन पोर्टल बंद है। सिर्फ नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद जिले में 18,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। शिवराज सिंह चौहान के दबाव में सीहोर जिलों के लिए पंजीयन पोर्टल खोला गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में ही मूंग उत्पादन किसान है, क्या पूरे प्रदेश में है? तो क्या मूंग की खरीदी के लिए जिस तरह से किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए मिल रही है? क्या मुख्यमंत्री इस तरफ कोई ध्यान दे पा रहे हैं या इस तरह की योजनाओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है, केवल
आला कमान की के आदेशों का पालन करना और अपने वोट बैंक के लिए काम करना ही वर्तमान मुख्यमंत्री का काम बचा है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये सही है कि मूंग रखी-रखी अंकुरित हो गई कई सेंटरों पे, तुलाई सेंटरों पे। तो जैसे कि हर बार फसल तुलाई का के पहले जो सरकारों के निर्देश आते थे, वैसे कोई निर्देश अभी तक मुझे दिखे नहीं है। मैं कह रही हूँ एक फिक्स प्रोटोकॉल टाइप का चल रहा है कि एक टाइप्ड टाइप का चल रहा है कि ये शेड्यूल है, इसके हिसाब से चलते हैं। फिर हाई कमान के क्या निर्देश हैं, कितने निर्देश हैं, वो अभी तक कुछ तय उसमें कुछ बहुत निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्रभावी चीजें उसमें नहीं दिख रही हैं। जैसा कि हम लोग पहले देखते थे कि जब तुलाई का सीजन आता था, तो अधिकारियों को निर्देश दिए जाते थे। बारिश के पहले चीजें मेंटेन होती थी। हालाँकि ये इतना प्रभावी नहीं होता था क्योंकि हमने पूरी फसल जो अनाज है हमने बहते हुए भी देखा है। गोडाउनों में रखा रहा तुलाई के समय भी। अभी भी यही हुआ, मूँग कई जगह बह गई, रखी-रखी अंकुरित हो गई। तो उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है? ये बहुत मंथन करने वाली बात है सरकार के लिए, क्योंकि 8 महीने बाद भी अगर ये स्थिति है, तो ये चिंताजनक बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश का आधार ही कृषि है। बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का। अगर अगर शिवराज जी के एरिया बस में तुलाई अच्छे से हो गई तो मतलब क्या इस तरीके से तो पूरे मध्य प्रदेश में 29 सांसद हैं, तो हर सांसद के एरिया में अच्छे से हो जाना चाहिए, प्रेशर तो हर जगह फील होना चाहिए। जी प्रकाश जी। जी, एक बात तो केवल यही है, दूसरी बात है कि बिजली बिल को लेकर भी लोग परेशान हैं। बड़ी संख्या में बिजली के बिल लोगों को थमा दिए गए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जनता से जो अवैध वसूली या जब ज्यादा वसूली की जा रही है, वही पैसा लेकर बहनों को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सड़कों पर का जाल जिस तरह से खराब हुआ है, नगरों में इंदौर नगर निगम की बात करूं कि जो टैक्स की दशा है बढ़ाई जा रही है, बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। विश्वविद्यालयों को मदद जो मिलनी चाहिए उतनी मदद नहीं मिल रही है। तो इस सब के पीछे कुछ लगता ही कोई आर्थिक अनुशासन मध्य प्रदेश में बचा है। आर्थिक अनुशासन तो मुझे नहीं दिखता क्योंकि मतलब 5,000, 6,000, 10,000, 11,000 ऐसे बिल लोगों ने भरे हैं पिछले 3-4 महीने में, एक-एक महीने के। टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि टैक्स के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है, चाहे आप हाउस टैक्स ले लें या चाहे कोई और। कई यूनिवर्सिटीज़ से ऐसा भी सुनने में आया है कि फीस बढ़ाने का भी बीच में हुआ था कि फीस बढ़ाई जाए, लेकिन उस पे शायद सहमति नहीं बन पाई। तो ये आर्थिक अनुशासन तो कहीं से नहीं दिख रहा है। अब एक अगर आप कुआँ खोदोगे तो उसके लिए उसको भरने के लिए आप दूसरा कुआँ भी आपको खुद खाली पड़ करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी ही व्यवस्था दिख रही है। कल ही एक खबर थी कि सरकार फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। लेकिन उस कर्ज की भरपाई के लिए कहीं न कहीं से तो आपको हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, तो ये कुछ ऐसी ही व्यवस्था दिखती है। सुनने में ये भी आया है कि शायद मध्य प्रदेश में जो सब्सिडी चल रही थी बिजली पे वो भी खत्म कर दी गई है। और ये जो ज़्यादा बिल आए हैं, उस पे बिजली कंपनियों का कहना है कि ये हम एक सिक्योरिटी राशि जमा करवाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बिल जमा हुए हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी राशि तो आगे एडजस्ट होती रहेगी, वो रिटर्न तो होती नहीं है कभी। तो ये इतना ये सिर्फ बिजली विभाग का नहीं है या सिर्फ नगर निगम का नहीं है, ये लगभग हर विभाग में ऐसे ही चल रहा है। अब दूसरे पहलू पे आए तो कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं हो रही हैं। शिक्षा विभाग के कई आउटसोर्स कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं हो पा रही हैं, जबकि उनकी तनख्वाहें कोई इतनी बड़ी जी, तनख्वाह नहीं है, उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़े। 12,000 15,000 इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, लेकिन वो भी नहीं 2-3 महीने से हो पा रही, तो ये थोड़ी गंभीर स्थिति है। जी, प्रकाश जी। शिवराज सिंह चौहान की जो छवि थी मामा की और भैया की, उस छवि को बनाने के लिए, वैसी छवि बनाने के लिए अब मोहन यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि इस देश की, प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया था, वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए दिया था या मामा चुनने के लिए दिया था कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा मामा की कुर्सी बैठ जाएगा, मैं आपका भाई हूँ। अब सवाल है कि कोई अगर महिला मुख्यमंत्री बनती तो क्या वो मौसी होती या बुआ होती, क्या होता, ये समझ में नहीं आया। तो क्या ये भैया मुख्यमंत्री जी बनने की कोशिश कर रहे हैं भैया? शिवराज सिंह चौहान तो 18 साल की मेहनत के बाद भैया बने और मामा बने।
पर ये आते ही उसी तरह के विज्ञापन छप रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, राखी के पहली राखी बंधवा कर फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, ये तो आते ही कर भी रहे हैं और इनने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि हर विधानसभा में विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं से राखी बंधवाएं। तो अकेले मुख्यमंत्री ही भाई नहीं बनना चाह रहे, सबको ही भाई बनाने की जुगत में है कि सारे विधायक भी इसी उसमें चले। लेकिन शिवराज की अपनी एक अलग मेहनत थी, जैसा कि आपने एक लाइन में कह दिया कि उनको 18 साल लग गए भाई और मामा बनने में, लेकिन उनकी वैसी कनेक्टिविटी भी थी पब्लिक से। तो वो, और उनमें जो भाषण कला थी, उनकी जो संवाद कला थी, वो पब्लिक को सीधे जोड़ लेती थी। यहाँ पे थोड़ा बीच में कहीं ना कहीं मशीनरी का भी कम्युनिकेशन गैप दिखता है कि वैसी तैयारियां नहीं होती हैं, कि उतनी कनेक्ट ही नहीं हो पाती पब्लिक। कहीं ना कहीं पूरा ऐसे लगता है कि जैसे बस विज्ञापन के लिए सब कुछ चल रहा है। जैसे कि मोदी जी का चलता है कि ब्रांडिंग के लिए चीजें हो रही हैं। तो एक मुझे बड़ी अच्छी चीज याद आ रही है कि 6 महीने पहले की नेहरू युवा केंद्र के कुछ बच्चों का भाषण का कंपटीशन था और वो बच्चों को संसद में जाके बोलना था। 16 बच्चे उसमें सिलेक्ट होके गए, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पे कहीं और के बिल्कुल टिप टॉप बच्चों से भाषण दिलवा दिए गए और वो बच्चे इंतजार करते रहे। तो ये जो राखी वाला जो मामला दिख रहा है, इसमें भी मुझे कुछ ऐसे ही बहनें दिख रही हैं कि जैसे शिवराज के उसमें एक अलग भीड़ होती थी, जो कि नेचुरल भीड़ लगती थी, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात की थोड़ी कमी दिख रही है। जी प्रकाश जी। ब्यूरोक्रेसी पर कैसा कंट्रोल है इनका? शिवराज सिंह चौहान का तो नौकरशाही पर अच्छा कंट्रोल था और उन्होंने नौकरशाही पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर रखी थी, उन्हें अनुभव भी था। लेकिन नए मंत्री, ये मंत्री तो रह चुके हैं पहले, अब मुख्यमंत्री बने हैं, क्या ये ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं जैसे कि शिवराज ने किया था? अभी तो दोनों तरफ से कंफ्यूजन की स्थिति है, कहीं से समझ नहीं आता। कभी ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में है, कभी लगता है कि सीएम ही ब्यूरोक्रेसी पे हावी हो रहे हैं। लेकिन एक जो विधायकों की तरफ से कई बार शिकायतें आ रही हैं, इन्हीं के भाजपा के ही विधायक कई बार बोल चुके हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है। तो बिना ब्यूरोक्रेसी के तो कोई सरकार चल भी नहीं सकती, तो वो तालमेल की अभी कमी दिख रही है। सिर्फ अब जैसे फिर से शुरू हो गया कि ट्रांसफर और नए ट्रांसफर, फिर पोस्टिंग, फिर ये सब चीजें अभी चल रही हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट हमको दिखे अभी पब्लिक को। ब्यूरोक्रेसी भी अपने हिसाब से चल रही है और सीएम भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वो एक तालमेल की कमी है अभी। जी प्रकाश जी। ममता जी, वर्तमान मुख्यमंत्री की क्या क्या खूबियां आपने देखी, या लोग क्या खूबियां पाते हैं कि ये मुख्यमंत्री हमारे बड़े जबरदस्त हैं, इसके केवल इसके अलावा कि वो भी यादव हैं, आप भी यादव हैं, और क्या खूबियां आपको? देखिए, यादव होना तो एक संयोग है कि मध्य प्रदेश में हालांकि यादव कम है, उतने नहीं है, और उनको जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्री बनाया गया था कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा, तो वो तो नहीं मिल पाया। लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे सहज लगते हैं मुझे बातचीत में। ये एक उनकी खूबी है और अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन बनाने की अच्छी कोशिश करते हैं वो। अभी तक भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे संगठन की तरफ से हो या ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में और संगठन में, दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अभी टाइम ज्यादा हुआ नहीं है और साल पहला है, तो अनुभव उतना है नहीं, हालांकि वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब रहा सवाल यादव का, तो मध्य प्रदेश में थोड़ा यादवों का वेटेज बढ़ता तो दिख रहा है, जो कभी पहले ऐसा दिखता नहीं था मध्य प्रदेश में कि जातिवाद थोड़ा हावी होगा। लेकिन अब थोड़ा लग रहा है, यादवों में थोड़ा स्पार्क लगता है कि नहीं, यादव मुख्यमंत्री है। बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों पे यादव लिखवा लिया है। एक जगह से मैंने सुना कि उनका नंबर किसी और नाम से सेव, ऐसे ही फोन लगा के लोग हड़काते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के यहाँ से बोल रहा हूँ, वो हमारे चाचा है। तो ये सब चीजें चल रही है मध्य प्रदेश में जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, सुनने में यादव तो लगता है। बाबूलाल गौर साहब भी थे, यादव जी तो बाबूलाल गौर साहब भी थे, लेकिन उन्होंने कभी जाति के आधार पर अपना कार्ड खेला नहीं, कभी ये जी बताने की कोशिश नहीं की कि मैं यादव हूँ। कृष्णा गौर जी भी यादव हैं। इन नेताओं ने कभी कोशिश नहीं की कि अपनी जाति को आगे बढ़ाएं। क्या ऐसा लगता है आपको कि
बाबूलाल गौर की तुलना में ये ज्यादा यादववादी हैं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री। हाँ है वो यादववादी, उनके वो बहुत सारी भाषणों में दिखता है। और बाबूलाल गौर क्या, बल्कि किसी भी नेता ने कभी जाति के आधार पे इतना नई बातें करी है, इनके तो भाषणों में भी आता है। तो शिवराज सिंह ने भी नहीं किया उतना। ये अलग बात है कि हालांकि बहुत सारे लोग चौहान लिखने लगे थे, वो एक जनता का अपना वो है कि कैसे कनेक्ट होना है। लेकिन जातिवाद असल में क्या है, मध्य प्रदेश के कुछ बेल्ट को छोड़ के जो कॉर्नर हैं आपके, जैसे यूपी से लगा हुआ जो बेल्ट है आपका, बिंदे रीवा वाला थोड़ा सा हिस्सा हो गया, चंबल वाला हो गया, यहाँ जातिवाद चलता है। मध्य प्रदेश में जातिवाद का कार्ड चल नहीं पाता है, और ये व्यवस्था बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। तो जैसे वो बिहार में गए थे, तो उन्होंने वहां के यादवों को आमंत्रित किया था कि आइए आप मध्य प्रदेश में जमीन खरीदिए, यहाँ व्यापार करिए। तो वो एक यादववाद तो दिखता है उसमें कि नहीं हो रहा है। और बात बात में ये भी याद जी। करते हैं कि हम गौपालक हैं, थे हम तो गौ पालने वाले हैं, हम तो यादव हैं। तो ये तो हर जगह दिख ही जाता है उसमें। जी प्रकाश जी। इस सरकार की सबसे कमजोर कड़ियां क्या आपको लगती? अभी सरकार तो की बहुत सबसे है, कमजोर कड़ी क्या लगती है? अभी तो बहुत है। हम्म। सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि तालमेल नहीं है। हम्म। और दूसरी जो जैसे। कमजोर कड़ी है, दूसरी जो कमजोर कड़ी है वो ये है कि बाहर से आए हुए लोगों को जो महत्व दिया जा रहा है, उससे इनके खुद के जो कोर विधायक हैं उनका मनोबल अब कमजोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी चीजें विरोधाभासी होने लगी हैं कि एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। ये सबसे कमजोर कड़ी है। और ये नुकसानदायक चीज भी होती है कि जब आपके मंत्री ही आपको अगर सपोर्ट ना करें, तो ये अच्छी बात नहीं होती, पब्लिक के फेवर में भी नहीं होती। और ऐसा कुछ अभी तक इनोवेटिव नहीं दिखा कि कुछ नया हो गया हो मध्य प्रदेश में, या एक आध बहुत बड़ा फैसला हो गया हो। ऐसा कुछ अभी मध्य प्रदेश में दिखा नहीं है। जो है वही पुरानी स्कीम चल रही है। बस जमीनों को लेके वो राजस्व वाला जो डिसीजन हुआ था, उसके अलावा अभी सब ऐसा कुछ नया है नहीं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कमजोर कड़ी है। ठीक है, मुख्यमंत्री वो पहली बार के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के तो हैं, तो इतनी तासीर तो उनको भी पता होगी कि कहाँ पे क्या। केन वेतवा लिंक है, लिंक परियोजना है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी जो सबसे कमजोर कड़ी जो पब्लिक अपीयरेंस के हिसाब से मुझे लगती है, जहां जनता में महत्व तो आपका कम हो जाता है, कि आपकी योजनाएं जितनी आ रही है वो हवाई योजनाएं आ रही हैं। पीएम वायुश्री, और फिर महाकाल लोक के लिए 200-200 किलोमीटर से आप प्लेन चला रहे हो छोटे छोटे, और एयर एम्बुलेंस, ये सब। और आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पे कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। तो इससे ये बहुत बड़ा माइनस फैक्टर जा सकता है मोहन सरकार के लिए। क्योंकि अभी उपचुनाव कई जगह के बचे हुए हैं। कितने लोग हेलीकॉप्टर से महाकाल जाएंगे भोपाल से, या कितने लोग पीएम श्री वायु उसके हवाई जहाज में बैठ के मध्य प्रदेश में पर्यटन करेंगे। तो ये थोड़ी उसमें धरातल और व्यवहारिक सोच की कमी है। धरातल ये सोच की कमी है, जमीनी सोच उतनी आम आदमी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है वो। क्योंकि जमीन पे तो हालात अच्छे नहीं है। लगातार राज्य परिवहन निगम का मामला उठ रहा है, बसें नहीं चल रही हैं। इंटर स्टेट जो बसें चलती थी मध्य प्रदेश में, जो बसें चलती थी, वो बसें फिर से चलना चाहिए। उस तरफ कुछ नहीं, जितना है आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को देते जा रहे हो। तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक सेंट्रल की पॉलिसी फॉलो होती दिख रही है कि वंदे भारत चलाइए, जनरल ट्रेनें खत्म, आप एसी डब्बे बढ़ाइए लेकिन जनरल डब्बे खत्म। तो उससे फिर आम आदमी का कनेक्शन तो आपसे कटता जाएगा। इसका असर भी लोकसभा चुनाव में दिखा है। एक अकेला यूपी में जो हुआ वो एक फैक्टर नहीं था, उसमें बहुत सारे फैक्टर थे। आप रोजगार की बात नहीं करते हो, आप किसी और ऐसे, ठीक है इन्वेस्टर जी। समिट बहुत होते हैं, जिलों जिलों में आप समिट कर रहे हो, मीटिंग जी। कर रहे हो, लेकिन ये रिव्यू नहीं लिया गया अभी तक कि जो 15 साल की इन्वेस्टर समिट हुई है उनमें कितना रिटर्न आया मध्य प्रदेश के लिए, कितने जी। उद्योग जी। खड़े हुए, कितना रोजगार मिला। अब हालत ये है कि आपकी बिना रिफाइनरी ग्वालियर वाले लेने की तैयारी में है। तो एक ये भी कमजोर कड़ी माना जाएगा कि इधर का आप वहां कैसे दे सकते हैं। जी प्रकाश जी। जी। ममता जी, ऐसा कहते हैं लोग, इनकी तुलना वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव की तुलना लोग कमलनाथ से करते हैं।
लोगों का कहना है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे और मोहन यादव जी उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं। कोई प्रतिक्रिया आपकी? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें जो घोषणाएं हुई हैं वो उज्जैन के लिए हुई हैं। चाहे किसी भी तरह की घोषणा हो, चाहे नई ट्रेनें चलना हो या महाकाल लोक के लिए, या वो एक कोई साइंस सेंटर है वो भी, भोपाल के कई मुख्यालय, अध्यात्म विभाग का मुख्यालय उज्जैन शिफ्ट हो रहा है। तो कमलनाथ भी यही करते थे कि जो भी है छिंदवाड़ा के लिए छिंदवाड़ा। तो अभी तो ऐसे लग रहा है कि राजधानी, मिनी राजधानी उज्जैन ना घोषित हो जाए अगले 5 साल में, क्योंकि ज्यादातर स्कीम्स जो है वो उज्जैन के लिए है। इन्वेस्टर समिट का भी जो हुआ था बीच में, छोटा सा इवेंट हुआ था, वो भी इंदौर के बजाय उज्जैन में हो गया था। तो वो एक केंद्रित हो जाता है, जिला केंद्रित राजनीति, जिसमें सिर्फ आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए सोच रहे हो, जबकि आप पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने हमें वोट नहीं दिया। अगर कोई आएगा काम के लिए तो आप किसी से ये नहीं कह सकते कि आपने हमें वोट नहीं दिया या आप उज्जैन के नहीं हो, क्योंकि आप पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। तो वो कमलनाथ का पैटर्न तो दिख रहा है कहीं ना कहीं, काम काज में, योजनाओं को लागू करने में, या आर्थिक उसमें भी कि उज्जैन को कितना ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, सिंहस्थ है 28 में, लेकिन बाकी चीजों में फिर मध्य प्रदेश का क्या होगा, कहाँ जाएगा मध्य प्रदेश? जी प्रकाश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आग्रह पर हमसे जुड़ी और हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, अभी हमारे साथ थी ममता मल्हार, मल्हार मीडिया की सीईओ, बता रही थी कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कहाँ खड़ी है, जनता की समस्याएं कहाँ है, किसान कहाँ है, बहनें कहाँ हैं, युवाओं की क्या स्थिति है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसका क्या असर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विकास की किन ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही है, पार्टी में, संगठन में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, इसकी तरफ भी ममता जी ने इशारा किया। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े